स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाटर का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे और वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बहुत स्पेशल है और आप सभी लोग डीएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर लिए हैं दोस्तों। और अगर आप आज के डेट पर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमारे पास देखते देखते एग्जाम आ जाता है, पता ही नहीं चलता, टाइम निकल जाता है, फिर उनका भरपाई हम नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इनका नोट्स बनाते जाएं। और देखिए कितना मेहनत करके मैंने इतने अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छा नंबर ला सके दोस्तों। तो ये सभी चीजों को आप नोट डाउन करते जाएंगे और देखिए डायग्राम के साथ में आपको समझने के लिए मिल रहा होगा। और नो डाउट बच्चों, आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा। अगर फोर्थ सेमेस्टर की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखें दोस्तों। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो जल प्रबंधन का अर्थ क्या है देखते हैं। देखो, हाँ चलिए देखते हैं। जल प्रबंधन का अर्थ है, जल प्रबंधन का अर्थ जल संसाधनों का वैज्ञानिक, नियोजित और एक मिनट, हाँ ठीक है। जल प्रबंधन का अर्थ है जल संसाधनों का वैज्ञानिक, नियोजित और सतत उपयोग ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को की पूर्ति हो सके। नो डाउट, मैनेजमेंट से मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट से मतलब एक चीज समझ रहे हैं कि भाई हम वाटर को मैनेज कैसे करेंगे, है ना। तो वाटर को मैनेज करने के हमारे पास तरीकाएं हैं। क्या हो रहा है? तो हमारे पास जो जल प्रबंधन का अर्थ क्या है कि वाटर को आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए हम उसके आवश्यकता के अकॉर्डिंग कैसे हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है इनका अर्थ, वाटर मैनेजमेंट। भारत जैसे देशों में जहां वर्षा असमान और मौसमी है, जलगम क्षेत्र प्रबंधन अर्थात वाटर शेड मैनेजमेंट, ये आपका टॉपिक है, आपको सिलेबस में देखने के लिए मिलेगा। जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का प्रभावी उपयोग है, ठीक है। और आगे कह रहा है जलगम क्षेत्र अर्थात वाटरशेड वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां गिरने वाला जल वर्षा अर्थात वर्षा जल एक ही निकास बिंदु अर्थात नदी, नाला, झील की ओर बहुत बहता है। इस पूरे क्षेत्र का समन्वित प्रबंधन ही जलगमन क्षेत्र अर्थात ये कहलाता है वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि आप सब लोग जानते हैं ये हमारा ग्राउंड वाटर है, मतलब भूमि के नीचे का वाटर है ना। इंटरफिल्ट्रेशन जैसे आपको मैं और वीडियो में बताया ऊपर में, है ना। प्रेसिपिटेशन मतलब वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर चल रहा है ना। और ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो बह के चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये रिवर में, रिवर से होते हुए ये कहाँ चले जाते हैं? समुद्र की ओर चले जाते हैं। अगला है इसका परिभाषा। परिभाषा क्या है देखते हैं। जलगम, ये क्या हो रहा है पेन को भाई, बार 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 स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं। और ये है पेंसिल, नहीं जाना चाहिए। देखते हैं परिभाषा क्या है। जलगम क्षेत्र प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत भूमि जल, वनस्पति और मानव संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है ताकि जो मृदा होते हैं, है ना, मृदा अपरदन रोका जा सके, भूजल पुनर्भरण बढ़े,
कृषि उत्पादकता सुधरे और पर्यावरण संतुलन बना रहे, ये इसका क्या होता है, डेफिनेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है। और है हमारे पास जलगम क्षेत्र प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, ये देख सकते हैं, ये सब इनका क्या है, उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य है यहाँ पर। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। बिल्कुल भाई, जल को हम सुरक्षित रखेंगे तो इनके बहुत सारे उद्देश्य है। तो पहला है वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन करना चाहिए, इनका पहला उद्देश्य। दूसरा है मृदा अपरदन का नियंत्रण हम कर सकेंगे, भूजल स्तर में वृद्धि कर सकेंगे, तीसरा पॉइंट है। चौथा है सूखा और बाढ़ की समस्या में कमी आएगा, कृषि उत्पादन में सुधार होगा। इस तरह से इनका क्या है, उद्देश्य है। इसका कंपोनेंट देखते हैं, है ना। जलगम क्षेत्र प्रबंधन के प्रमुख घटक क्या है, तो ये इसका घटक है अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मृदा संरक्षण उपाय, इसके अंतर्गत ये सभी चीज आते हैं। ठीक है। जैसे कि घास और झाड़ी रोपण कर देने से जो पानी का बहाव है ना, वो एकदम से नहीं होता है, तो हम उनको कुछ हद तक मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अर्थात जो घास और झाड़ी अगर रोपित है, कहीं पर जगा हुआ है, उगा हुआ है ना, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि वहां पर जो मिट्टी का अपरदन होता है ना, मिट्टी जो नष्ट होकर के बहते हैं, वो चीज कम हो पाएगा। लाभ क्या है, मिट्टी का कटाव रुकता है, वही बात जो मैंने आपको बताया, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ये सब इनके फायदे हैं। ये सब चीज आप पढ़ें, ये सब लाभ है, इनको पढ़ सकते हैं। और सिंचाई हेतु जल उपलब्धता, ये भी आप इनके लाभ के अंतर्गत लेंगे। वनस्पति की एवं वनीकरण, अर्थात पेड़ पौधे लगाना, वनीकरण मतलब वेजिटेटिव मिजर करना, वृक्षारोपण करें, इसके लिए सामाजिक वानिकी करें, चारागाह विकास करें, कृषि वानिकी करें, लाभ इसके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, चौथा पॉइंट देख सकते हैं, एकदम इजी चीज है, एकदम पर्यावरण है। आप आसानी से, मैं वीडियो को रोकते जा रहा हूं, आप सब लोग एक बार पढ़ते जाएं, समझते जाएं, वीडियो को रोक रोक के आप लिखते जाएं अपने हैंड राइटिंग से। एक अच्छा नोट्स बना लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, नॉलेज तो बढ़ जाएगा ना। ठीक। तो ये सब इनका क्या है, लाभ है। जलगम क्षेत्र प्रबंधन का महत्व, ये इसका महत्व दिया हुआ है, महत्व भी आप देख सकते हैं, इनके 4-5 महत्व दिया हुआ है, 6 दिया है, आप लिख सकते हैं। भारत में जलगम क्षेत्र प्रबंधन अर्थात वाटर सेट मैनेजमेंट भारत में कैसा है, तो इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे एकीकृत वाटर सेट कार्यक्रम। ठीक है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये अलग अलग इनके क्या है, क्षेत्र है बच्चों। ठीक है। ये पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। दूसरा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्थात वर्षा जल का संचय हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पानी जीवन का आधार होता है और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% भाग खारा पानी होता है हमारे पास, और केवल 3% भाग मीठा पानी होता है, उपलब्ध होता है, जिसमें से भी बहुत कम भाग मानव के लिए उपयोग किए जाने वाला होता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दोहन के कारण आज जल संकट बन गया है, एक गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए, विश्व के लिए। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संचय जल संरक्षण की एक अत्यंत आवश्यक और प्रभावी तकनीक है। ठीक है। और है हमारे पास वर्षा जल संचय की परिभाषा क्या हम देंगे, तो इनका परिभाषा क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। इनका परिभाषा है हमारे पास, वर्षा जल संचय वह प्रक्रिया है, हाँ, वर्षा जल संचय वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के समय प्राप्त जल को एकत्रित कर, है ना, प्राप्त जो जल है उसको क्या करेंगे, हम एकत्रित करेंगे, है ना, और एकत्रित करने के बाद
एकत्रित कर संग्रहित किया जाता है। भूमिगत जल सोर्स में पुनर्भरण किया जाता है ताकि भविष्य के लिए उसका उपयोग किया जा सके। जैसे ये देखो, पानी गिर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है, पानी गिरा तो उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं कहीं पर, है ना, स्टोर कर रहे हैं कोई टैंक पर। ठीक, कलेक्शन एरिया है। देखो यहाँ पर एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं भविष्य के लिए। अर्थात दूसरे शब्दों में, आज की वर्षा को कल के लिए बचाना ही वर्षा जल संचय है। बिल्कुल, आज का जो पानी है उनको कल के लिए बचाना वर्षा जल संचय है। कितना सरल है और नोट्स कैसा लग रहा है स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताना। और एक दिन में आपको एक वीडियो नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन चार चार वीडियो आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आपके पास टाइम मिलेगा वैसे वैसे रिकॉर्डेड वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जरूरत क्यों है वर्षा जल संचय की आवश्यकता क्यों है? पहला पॉइंट है भूजल स्तर की गिरावट, जल संकट, बढ़ती जनसंख्या इसका वजह है, और बढ़ती जनसंख्या, अनियमित वर्षा है अनियमित वर्षा है, और है हमारे पास पर्यावरण संरक्षण है। वर्षा जल संचय के उद्देश्य क्या है, ये तो था इनका जरूरत क्यों था, इसको बढ़ा चढ़ा के और लिख सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या, हमारे देश में दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहे हैं, जिसके लिए वर्षा जल को संचय करना हमारे लिए जरूरत है। जल संकट एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। आज के समय में जल संकट बढ़ रहा है क्योंकि भूमि में जो जल का स्तर है वो गिरते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। अनियमितता, अनियमित वर्षा, बिल्कुल सही बात है ना, पानी कोई भी समय में गिर जा रहा है, ये इनके सब का जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरत है। अगला है वर्षा जल संचय के उद्देश्य क्या है, ये सब इनके उद्देश्य है, आप पढ़ सकते हैं, एकदम सरल है। वर्षा जल संचय के प्रकार, ये तीन प्रकार होते हैं। छत आधारित वर्षा जल संचय है, दूसरा है हमारे पास, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है। इस विधि में भवन की छत पर गिरने वाली वर्षा जल को नाली और पाइपों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, अभी यहाँ पर पाइप लगा दिया गया है, पाइप लगा के हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब देखते हैं देखो, छत इनका घटक है, कंपोनेंट है। नाली हो सकता है और डाउन पाइप हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, भंडारण टंकी या रिचार्ज पिट हो सकता है। कार्य प्रणाली इसका देख सकते हैं सब लोग, बहुत ईजी है, उपयोग भी आप देख सकते हैं, घरेलू कार्य, बागवानी, शौचालय, भूजल पुनर्भरण, ये सब में इसका उपयोग करते हैं। सतही जल संचय हम कैसे करेंगे? इस विधि में भूमि की सतह पर बहने वाली वर्षा जल को तालाब, झील, जलाशय या बांध में एकत्र किया जाता है। स्टूडेंट्स, एकत्र किया जाता है। गांव के तालाब है और खेतों में बने जलाशय है ना, छोटे बांध हो सकते हैं। इसके लाभ क्या है, ये भी एकदम सरल है। और भूजल पुनर्भरण विधि है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेथड क्या है। इस विधि में वर्षा जल की सीधे भूमिगत जल स्रोतों में पहुंचाया जाता है। प्रमुख संरचना है रिचार्ज पिट, और रिचार्ज हमारे पास कुआं है, और सोखता गड्ढा पानी के स्तर में सोखेगा, है ना। और वर्षा जल संचय की तकनीक क्या है, अभी आपने देखा वैसे ही यहाँ पर तकनीक है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, जल से टंकी में संग्रह किया जाता है, और किया जाता है हमारे पास बोरवेल रिचार्ज, और खुले कुएं में जल प्रवाह, खेत तालाब और कंटूर बंडिंग, ये सब है। लाभ क्या है, वर्षा जल संचय के लाभ हैं स्टूडेंट, भूजल स्तर में वृद्धि होगा, जल संकट से राहत मिलेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और बाढ़ नियंत्रण रहेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा स्टूडेंट्स, और वर्षा की बचत होगी, सॉरी ऊर्जा की बचत होगी, पानी खरीदने की आवश्यकता कम हो जाएगी। और ये सब इनके लाभ है, आप पढ़ पाएंगे, एकदम हेडिंग हेडिंग है। ठीक है, आप थोड़ा से वीडियो को रोक के पढ़ लेंगे। अब देखते हैं अगला हमारे पास टॉपिक है, वाटर का पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो जल होते हैं पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। पशु, मानव,
वनस्पति तथा समस्त जलीय जीवों का अस्तित्व जल पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर जल से क्या हुआ है, ढका हुआ है। जल से ढका हुआ है, किंतु इसका बहुत छोटा भाग ही मीठे और उपयोग जल होते हैं। इनका बहुत कम भाग ही मीठे और पीने योग्य जल होते हैं हमारे पास। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, कृषि में रसायन के अत्यधिक उपयोग तथा मानव के लापरवाही के कारण जल का प्रदूषण निरंतर हो रहा है। जल किसी जल सोर्स में ऐसे अवांछनीय, विषैले या हानिकारक पदार्थ मिले जाते हैं जिसमें उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। वह मानव तथा अन्य जीवों के लिए उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण की परिभाषा क्या दे? जल प्रदूषण एक ऐसी हमारे पास प्रक्रियाएं होती है स्टूडेंट्स, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कि नदी, झील, तालाब, समुद्र, भूजल, हानिकारक पदार्थ की मात्रा जब बढ़ जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता बिगड़ जाती है और यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलीय जीवन के लिए खतरा बन जाता है, उसे हम लोग जल प्रदूषण कहेंगे। इसका स्रोत क्या क्या है? ये सब इनके स्रोत है, मानव के द्वारा हो सकते हैं और प्रकृति के कारण भी हो सकते हैं। कुछ घरेलू अपशिष्ट जल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके क्या क्या कारण है। मलमूत्र, साबुन, डिटर्जेंट, तेल, चर्बी, भोजन के अवशेष और रोगजनक सूक्ष्मजीव, ये सब इनके क्या है, कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल, इसका वजह क्या क्या है? औद्योगिक अर्थात उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जल में अनेक प्रकार के विषैले रसायन पाए जाते हैं, जैसे अम्ल एवं क्षार, रंग एवं डाई, ये सब इनके औद्योगिकी कारण से होते हैं। कृषि अपवाह, रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये भी देख सकते हैं, नाइट्रेट, फास्फेट और यहाँ पर है कीटनाशक, ये सब का बहुत ज्यादा प्रयोग। अगला है, यहाँ पर है हमारे पास शहरी ठोस अपशिष्ट, ये सब इसके प्लास्टिक, पॉलीथीन, कागज, ये सब इसके वजह है। तेल प्रदूषण भी हो रहा है, ये सब है, पानी में बह रहा है। तापीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन के कारण भी पानी गर्म हो जाता है नदी का, है ना। विद्युत संयंत्रों और उद्योग से निकली गई गर्म पानी जब नदियों में छोड़ दिया जाता है तो नो डाउट पानी तो प्रभावित हो गई होगा, जल का तापमान भी बढ़ जाएगा, घुली ऑक्सीजन घट जाएगा और हमारे पास है जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियां, मूर्ति विसर्जन है, शव दाह है और फूल, कपड़े, राख एवं जल में प्रवाह, ये सब इनके धार्मिक मान्यताओं के कारण पानी का प्रदूषण हो रहा है। इनका परिणाम क्या है देख सकते हैं, गिरावट क्या क्या हो रहा है देख सकते हैं। ये सब आप चीजें वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, पूरा पर्यावरण है स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा है। नोट्स कैसा है यार, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये नोट्स कैसा है। ये मानव पर प्रभाव कैसा डालता है? अगर खराब पानी हम पी लेते हैं तो ये मानव पर प्रभाव क्या डालता है? हैजा होगा, टाइफाइड होगा, पेचिस होगा, हेपेटाइटिस होगा, दस्त हो सकता है, ये सब प्रभाव पड़ सकता है। पारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, सीसा मानसिक विकास में बाधा डालेगा और आर्सेनिक त्वचा रोग क्या करेगा, कैंसर, त्वचा रोग और कैंसर फैलाएगा। जलीय जीवों पर प्रभाव कैसा पड़ेगा? देखो बच्चों, ये सब जलीय जीव पर प्रभाव पड़ेगा और कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, ये सब आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सरल है, आप बढ़ा चढ़ा के और थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति, हम कैसे करेंगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, वाटर को। ये दूसरा चैप्टर हमारा पूरा वाटर पॉल्यूशन पर हम लोग बात कर रहे हैं और वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं हमने समझा, उनके कारण, उनके नुकसान क्या क्या है, वो सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे से
देखा, सीखा और इनको समझा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद इनके कंट्रोल की ओर चलते हैं कि कंट्रोल हम कैसे करेंगे। जल प्रदूषण आज की सबसे गंभीर पर्यावरण समस्या में से एक समस्या है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, कृषि में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना, शहर अपशिष्ट के कारण, ये सब इनके वजह है, जानते हैं सब लोग। इसके लिए रणनीति क्या अपनानी चाहिए? घरेलू अपशिष्ट जल नियंत्रण की रणनीति अपनानी चाहिए। जो सीवेज है उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, है ना। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उपयोग करना चाहिए। शोधन के चरण क्या है? प्राथमिक शोधन, द्वितीयक और तृतीयक शोधन है, ठीक। हमारे पास है स्वच्छता एवं सीवर सीवर व्यवस्था होना चाहिए। उचित सीवर लाइन बिछाना चाहिए। खुले में शौच की सीमित समाप्ति होनी चाहिए। शौचालयों का नियमित रख रखाव होना चाहिए। ये सब कंट्रोल करें हम। औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करें, जैसे जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो गंदगी चीजें हैं उनको पानी में ना छोड़े डायरेक्ट, उनका ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम उनको यूज करें, ठीक है। स्वास्थ्य एवं हरित तकनीकों का उपयोग करें। सख्त कानून एवं निगरानी करें। ये देखिए, सख्त कानून निगरानी क्या है? भारत सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम 1974 में बनाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित निरीक्षण है। ये अलग अलग इनकी नीति है। पढ़ें स्टूडेंट, हर चीज को एक एक लाइन पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप सब लोग समझदार स्टूडेंट है, वीडियो को रोकते जाएं, पेज नंबर देखते जाएं और पढ़ते जाएं सभी लोग, ठीक है। वृक्षारोपण करना चाहिए। हेडिंग हेडिंग को याद रखें बस, और अपने समझ के चीजों को लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अब तीसरा यूनिट पूरा हम लोग हवा के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो हवा है उसका प्रदूषण क्या है। अगला टॉपिक आप देखेंगे, मेजर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना क्या है, तापमान प्रतिलोमन क्या है, ये सभी चीजों को हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ। आप एक एक बार थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ स्टूडेंट्स आप सबके लिए। चलिए, हाँ बिल्कुल, ये 67 पेज है, ये 68 पेज है, 69 पेज है, ये 70 पेज है, 71 पेज है, ये 72 है। हो सकता है कई लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये 73 है, ये 74 है, ये 75 पेज है, ये 76 पेज है, ये 77 पेज है, ये 78 पेज है, ये 79 पेज है, ये 80 पेज है, ये 81 पेज है, ये 82 पेज है, और ये 83 पेज है, ये 84 पेज, ये आपका लास्ट 85 पेज, ठीक है स्टूडेंट। ये कंप्लीट हो जाता है। अगले हम लोग बात करेंगे यूनिट में हवा के बारे में, पूरा बात करेंगे। 12 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 8-10 टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, पूरा पर्यावरण का पार्ट है स्टूडेंट। आप सब लोग इनको अच्छे से पढ़ें, समझें, सीखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड है, दोस्त यार हैं, उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना दोस्तों। चलिए, आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा इस बार का सेमेस्टर का क्लासेस, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, है ना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।